बिल्डिंग की एंट्रेंस में ही बिल्डिंग का वॉचमैन है धनंजय चैटर्जी। धनंजय चैटर्जी जो कि शादीशुदा है और उसकी पत्नी पूर्णिमा जो कि गांव में रह रही होती है। धनंजय कई सालों से इस बिल्डिंग में काम कर रहा होता है, तो उसे बिल्कुल अच्छे से पता है कि कैसे इसका रूटीन है। हेतल जब स्कूल से लौट रही होती है तो वो हेतल को रोकता है और उसे सिनेमा घर चलने को कहता है। हेतल डर जाती है, उसे साफ साफ मना कर देती है और घर पे आके अपने माँ को, यशोमती को, ये कहानी सुनाती है। हेतल बहुत डरी हुई है। वो यशोमती को पूरी की पूरी दास्तान सुनाती है। यशोमती अपने पति नगरदास पारेख को ये कहानी सुनाते हैं और नगरदास पारेख एक फैसला लेते हैं। 4 मार्च को सिक्योरिटी कंपनी के मालिक श्याम कर्माकर को वे एक पत्र लिखते हैं, फ़ोन करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चैटर्जी को हटाया जाए। बिल्डिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, एक धनंजय चैटर्जी और दूसरे दशरथ मुर्मू। 4 को कंप्लेंट करने के बाद सिक्योरिटी कंपनी के मालिक ये फैसला लेते हैं कि धनंजय चैटर्जी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसको आनंद अपार्टमेंट से ट्रांसफ़र देके पारस अपार्टमेंट में भेजा जाता है। वही लेटर उसके हाथ में भी दिया जाता है ट्रांसफ़र ऑर्डर का। दूसरे दिन 5 मार्च 1990 सुबह होते ही 7:30 बजे के आसपास भावेश जो है कॉलेज के लिए निकल जाता है। फादर नगरदास पारेख ये अपने बिजनेस के लिए निकल चुके हैं 7:30 बजे। 11:30 बजे ठीक भावेश अपना कॉलेज ख़त्म करके आता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो घर आके खाना खाता है। उसकी माँ यशोमती उसे खाना परोसती है और पापा का टिफ़िन लेके वो पापा की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। हेतल जिसकी आईसीएसई की एग्ज़ाम चल रही होती है वो सुबह ही स्कूल के लिए निकल चुकी है। करीब 1-1:30 बजे हेतल अपनी एग्ज़ाम ख़त्म करके वापस आती है। 2 बजे हेतल घर में प्रवेश करती है। यशोमती जी का डेली का रूटीन था, नित्य क्रिया थी कि 5 से 5:30 के बीच में वे लक्ष्मी नारायण मंदिर जाती थी रोज। ये सभी को बात पता थी। करीबन 5:15 बजे के आसपास यशोमती जी स्वामी नारायण मंदिर के लिए निकल पड़ती है। हेतल अभी घर पे अकेली थी। धनंजय चैटर्जी जिसने आनंद अपार्टमेंट छोड़ के पारस अपार्टमेंट को ज्वाइन करना था, वो उस दिन पारस अपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करता है, बल्कि सुबह के टाइम पे वो सिक्योरिटी आनंद अपार्टमेंट की ही करता है। सुबह 6 से बजे दोपहर के 2 बजे की तक की उसकी शिफ्ट वो ख़त्म करता है। इंतज़ार करता है। यशोमती घर से बाहर निकलती है और ठीक 5:30 बजे वो अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड दशरथ को ये बोल के निकलता है कि मैं फ्लोर नंबर 3 जा रहा हूँ जहाँ पे हेतल का घर है, ताकि वो कॉल कर सके कर्माकर जी को जो कि सिक्योरिटी के हेड है या फिर मालिक है। तो दशरथ को ये बता के कि वो 3rd फ्लोर पे जा रहा है फ़ोन करने के लिए, वो निकल पड़ता है। ठीक 5:45 बजे के आसपास प्रताप चंद्रपाल जो कि सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर है, वो उस बिल्डिंग आके पहुंचते हैं। वो दशरथ से पूछते हैं कि धनंजय कहाँ पे है। दशरथ उनको जवाब देता है कि धनंजय जो है वो 3rd फ्लोर पे फ़ोन करने गया है। मामले की गंभीरता को देख के दशरथ और प्रताप चंद्र तुरंत
चिल्लाना शुरू करते हैं धनंजय के नाम का। पहले वह हेतल के घर पे कॉल करते हैं, बट इंटरकॉम पे कोई जवाब नहीं मिलता है। जवाब ना मिलने के कारण वे ग्राउंड फ्लोर से ही चिल्लाना शुरू करते हैं। ठीक 5 मिनट के बाद धनंजय बाहर निकलता है और कहता है कि मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। 5:50 के आसपास धनंजय जल्दी से नीचे आता है और प्रताप चंद्र और दशरथ को चकमा निकल के बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। ठीक 6:05 पे यशोमती, हेतल की माँ, पूजा करके लक्ष्मी नारायण मंदिर से वापस आती है। लिफ्टमैन उनको बताता है कि धनंजय उन पे 3rd फ्लोर पे आया था, उनके घर पे गया था। यशोमती को गुस्सा आता है और वह लिफ्ट से बाहर निकल के अपने घर के अंदर कदम रखना शुरू करती है। दरवाज़ा जैसे ही वो खोलने जाती है, मेन डोर, ग्रिल वो खोल चुकी है, तो घर के अंदर तो वो पहुंचती है, पर मेन डोर जैसे ही खोलने जाती है, मेन डोर अंदर से लॉक है। बहुत चिल्लाने के बाद, बहुत लोगों को वो जमा करती है, तो भी दरवाज़ा खुलने को रेडी नहीं है। नेबर लोग जैसे तैसे धक्का दे के दरवाजे को खोलते हैं। अंदर जाके वे पाते हैं कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यशोमती थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद वो जो दृश्य देखती है, उससे वो पूरी तरह सुन्न पड़ जाती है। वह दृश्य था अपनी ही बेटी हेतल को अर्धनग्न अवस्था में जमीन पे पड़ा हुआ खून से लथपथ पाना। उसके कुछ वस्त्र जो थे वो फटे हुए थे, कुछ वस्त्र जो थे वो बाहर पड़े हुए थे, और वह हेतल खून से लथपथ थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी खून लगा हुआ था। यह देख के मां सुन्न पड़ चुकी है। 6:30 बजे के आसपास वह डॉक्टर को फोन करती है। 2 से 3 डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। पहला डॉक्टर उनको घर के अंदर देखता है और उसको डिक्लेयर डेड कर देता है। उसकी माँ नहीं मानती है। यशोमती हेतल की बॉडी को उठाती है और लिफ्ट के अंदर ले जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते ही उन्हें दूसरा डॉक्टर मिलता है, जो उन्हें फिर से यही बताता है कि हेतल की मृत्यु हो चुकी है। हेतल पूरी तरह मृत्यु के मुखी होने के बाद यशोमती जी वापस से हेतल का शव निकाल जाती है और अपने घर के अंदर उसे वापस ले जाती है और बेड पे लिटा देती है। हेतल की मां पूर्ण तरह सुन्न हो चुकी है। 7 बजे के आसपास वे हेतल के पिताजी को कॉल करते हैं। हेतल के पिताजी करीबन 8:30 बजे घर पे आते हैं और मामले की गंभीरता को देख के, अपने बेटी को उस अवस्था में देख के, वे ठीक 9 बजे पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस 9:30 बजे तक हेतल के घर पे पहुंचती है। शक की सुई सबसे पहले तो धनंजय पे ही जाती है, क्योंकि मामले की जो घटना ये जो घटी है, मामला जो है उसके ठीक समय पे धनंजय चैटर्जी ही मौजूद था। पुलिस जो है वो गार्ड दशरथ से पूछताछ करती है। वो बताता है कि धनंजय इसी टाइम पे उनके घर पे गया था। वे प्रताप चंद्रपाल जी से पूछताछ करती है, वो भी यही बयान देते हैं। और पुलिस जो है धनंजय के पीछे लग पड़ती है। धनंजय जो कि अपनी कोई भी ड्यूटी को कभी भी छोड़े बिना, अपनी सैलरी 4-5 दिन की सैलरी को लिए बिना भवानीपुर से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस उसके गांव में जाके उसके पत्नी से पूछताछ करती है, पर वहां भी वो नहीं मिलता है।
12 मार्च उसके गांव में वो वापस आता है। पुलिस ने अपना जाल पहले से ही बिछाया हुआ था, वो जानते थे कभी ना कभी वो ज़रूर घर पे आएगा। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। धनंजय के खिलाफ सेक्शन 302, सेक्शन 376 और सेक्शन 386 का मामला, सेक्शन 380 का मामला दर्ज होता है और ट्रायल कोर्ट उसे फांसी की सजा दे देती है। मामला हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट भी उसे फांसी की सजा दे देती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दलील ये दी जाती है कि केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे क्या किसी को फांसी की सजा हो सकती है, बट सरकारी वकील यह प्रूव करते हैं कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो इनफ है, मोर देन इनफ है कि वो प्रूव कर सके कि धनंजय चैटर्जी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट यह मान्य करता है और उसे फांसी की सज़ा सुना देता है। 2004 में उसकी पत्नी पूर्णिमा APJ अब्दुल कलाम जी के पास, जो कि उस वक्त के राष्ट्रपति थे, लिखित में उनसे दया माफ़ी करती है। बट 2004 में APJ अब्दुल कलाम यह माफ़ीनामा रिजेक्ट कर देते हैं और 2004 में ठीक 13 साल के बाद बंगाल की पहली फांसी दी जाती है। दोस्तों, एक बात यह सुनने लायक है कि धनंजय ने कभी भी अपना गुनाह कबूल नहीं किया। धनंजय जो था वो अंत तक यही कहता रहा कि वो बेकसूर है। उसका कहना था कि वो उस दिन अपनी नौकरी ख़त्म करने के बाद सिनेमा देखने गया था और उसके बाद घर की कोई रस्म थी, उसको वो उसके लिए अपने गांव गया।